को सुना, हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा विपक्षी एकता को लेकर के। जी 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 जी। आपने असल में शुरू में ही कहा था कि ये पूछा जा रहा है कि आप क्यों बार बार विपक्षी एकता कराते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो है एक तरह से वो 80 के दशक के उत्तरार्ध की जो एक्सप्रेस समूह की भूमिका है, आपके भीतर वो जो है भूमिका कहीं ना कहीं जोर मार रही है। और वो हम लोग जब विपक्षी एकता कराते थे तो और लोग नहीं, हमारे जो मतलब मशीन के और पैकेजिंग के स्टाफ थे, वो आके कहते थे भाई आप लोग कांग्रेस का इतना विरोध क्यों करते हैं, कांग्रेस तो अच्छी पार्टी है। हालांकि आज वो सारे लोग भाजपाई हो चुके हैं और हम लोगों से लड़ने आते थे कि हर समय वीपी सिंह को विपक्षी एकता कराते रहते हैं, इससे क्या मिल जाएगा आपको जो है। तो वो सवाल उसी तरह से, लेकिन ये था कि एक्सप्रेस समूह, अरुण शौरी और प्रभाष जोशी और गोयनका जी भी और पूरा जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी थी वो अपने आप में, नीरजा जी और बहुत सारे लोग धुन के साथ लगे हुए थे। और नीरजा जी बल्कि किसी कार्यक्रम में प्रभाष जी का जिक्र भी कर रही थी कि उन्होंने किस तरह से जो है वो सिर्फ लिखने के काम में नहीं थे, वो मिलने जुलने और लोगों को जोड़ने और उनको एक धागे में बुनने वाला काम कर रहे थे। तो मैं तो ये नहीं जानता कि कितने लोगों को आप जोड़ने में लगे हैं, या तो नीलम जी भी जो इस मंच पे है ये भी जरूर जोड़ने के ही कार्यक्रम में लगे होंगे, उससे अलग नहीं होंगे। तो ये एक विपक्षी एकता का मंच तो आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर लोग आरोप लगा रहे हैं तो उसे कॉम्प्लीमेंट मानिए, मुझे लगता है ये अच्छी बात है। लेकिन जो मेरा जो मानना है कि कल जो परसों जो खम्मम की रैली हुई है, कल हुई या परसों हुई मेरे ख्याल से, कल ही हुई है। तो उस खम्मम की रैली में एक तरह से निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का की जो एक कहना चाहिए एक अधिनायकवादी नीतियां हैं जो हमारे संघीय ढांचे को हानि पहुंचा रही हैं, उसके बारे में सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही। और मेरे ख्याल से अखिलेश ने भी कही है कि जो है वो अ, साफ कहा है कि गवर्नर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इलेक्टेड सीएम हैं उनको सबको जो है वो परेशान कर रहे हैं, उनकी पावर्स को वो छीन रहे हैं। और डाइवर्सिटी में बीजेपी और आरएसएस बिलीव नहीं करता। और उन्होंने तंज भी किया है कि मोदी जी ने कहा कि भाई 400 दिन बचे हैं चुनाव के, तो उनका कहना था कि अब उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो गई है। तो अखिलेश ने तंज किया है और अखिलेश का, डी राजा का, इस सबका सुर जो है वो एक तरह से एंटी बीजेपी ही रहा है। लेकिन अगर आप केसीआर का भाषण सुनिए तो केसीआर का भाषण थोड़ा अलग है। केसीआर ने जो इकोनॉमिक इश्यूज पर जो कहा है, उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो देश की जो आज बुरी स्थितियां हैं उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। और जो है वो, वरना सभी किसानों को मुफ्त बिजली मिलती, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता। और हमारे यहाँ तो उपजाऊ धरती है, बहुत मेहनती लोग हैं। तो वो एक तरह से जो है जो हालांकि खुल करके वो कोई सोशलिस्ट पॉलिसीज पर नहीं बोले हैं, लेकिन उन्होंने इक्वली जो है दोनों पार्टियों को एक तरह से जो है वो लांछित किया है। तो ये एक जो है इक्वी डिस्टेंस वाला एक उसमें पॉइंट दिख रहा है। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कोई जो है वो पिनाराई विजयन और डी राजा कोई इक्वी डिस्टेंस वाले लोग नहीं है। और मुझे एक बात जो लगती है कि एक एक जो एंगल जो मैं बार बार कहता हूं, जिसको हमारे मित्र लोग कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, जो एंटी कांग्रेसिज्म है उसके जो सूत्र है या उसका जो एक तरह से मानस है वो अभी विद्यमान है। और वो जब तक रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को मतलब अपनी मजबूती पाने में आसानी होगी। उसको जोर जोर का धक्का देने में जो है वो सहजता नहीं होगी, सुलभ मामला नहीं रहेगा। तो ये एक फैक्टर जरूर कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, और वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, और नॉर्दर्न इंडिया में ठीक है बंगाल की अपनी एक बड़ी भूमिका है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र की जो भूमिका है, और मुझे लगता है कि जो परिसीमन वगैरह के बाद जो है वो एक और सीटें यहाँ बढ़ जाएंगी, एक दूसरी भूमिका उसकी उभर करके आएगी क्योंकि ज्यादा सीटें इधर आने वाली हैं। इसको लेकर के बहुत अंदर अंदर बहुत रिजेंटमेंट भी है तमाम जो गैर हिंदी भाषी इलाके हैं। वो
इलाकों में एक डर भी है कि ये हिंदी के लोग एक तरह से अधिनायकवाद को आमंत्रित कर रहे हैं, हमारी भूमिकाओं को जो है वो संकुचित कर रहे हैं और हमारे ऊपर कभी भाषा, कभी कोई चीज लागू कर रहे हैं। और धर्म वाला मामला तो है ही अपने आप में। तो ये एक खतरा जो है हिंदी भाषी इलाकों को लेकर के है, और जो काम जो है हिंदी भाषी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो पैठ बना करके जो मैसेज दिया है, वो मैसेज भी एक दूसरे तरह से देश भर में जा रहा है। उसको कैसे जो है वो आप डिकोड करेंगे, कैसे उसको फ्रेगमेंट करके एनालाइज करेंगे, ये एक अलग सवाल है। इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्रों, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से एकाधिकार चाहती है हिंदी भाषी क्षेत्रों में। वो एकाधिकार मतलब जो है इस लेवल तक है कि उसके लोग, कोई फिल्म आ गई, कुछ आ गया तो उस पर बोलने लगते हैं। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा है कि भाई हर चीज पे आप लोग जो टिप्पणी मत किया कीजिए, फिल्म वगैरह पर तो ना ही कीजिए, जो है अभी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था। तो वो चीजें बहुत इरिटेटिंग होती जा रही हैं। इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्र की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस विपक्षी एकता के लिए। और ये जो अधिनायकवाद का अंसलॉट है, ये जो बहुसंख्यकवाद का मामला है, उसमें नीतीश जी ने जो कहा है, नीतीश जी का कहना अपने आप में एक बहुत ही शुभ संकेत है, स्वागत योग्य मामला है। और उन्होंने एक तरह से इग्नोर किया है, आप कह सकते हैं कि जो है वो डाउन प्ले किया है खम्मम की रैली को। उन्होंने कहा कि भाई वो एक पार्टी की रैली थी और उसमें मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं नहीं गया, पर उसके बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। और मुझे लगता है कि कोई बहुत प्रतिकूल हमलावर टिप्पणी करने का अभी समय भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैं उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनकी भूमिका को एक तरह से सहायक और सकारात्मक भूमिका देखता हूँ। और मैं अखिलेश की भूमिका को लेकर के भी मैं निराश नहीं हूँ। वो एक अस्वस्थ, मैं कहीं ना कहीं मेरे भीतर एक आंतरिक आश्वस्ति है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मदद तो नहीं करेंगे। अब वो नीतीश जी और तेजस्वी से कैसा अलायंस करेंगे, ये एक देखने की चीज। ममता जी का जो मैसेज गया था 30 जनवरी वाले में, वो एक पॉजिटिव मैसेज गया था, लेकिन ममता जी कोई ठोस पहल करते हुए नहीं दिख रही है। तो ऐसे में जो भी जो है जिम्मेदारी बनती है, वो एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और अखिलेश क्या करेंगे इसके बारे में बहुत सारे लोग फिंगर्स क्रॉस किए हुए हैं, उसको देख रहे हैं। पर निश्चित तौर पे जो है वो ये बात सही है कि आज की तारीख में जो स्थितियां बनी है, वो एक बड़ा जो विपक्षी मंच है वो, और बड़ा जो विपक्षी ध्रुवीकरण है, वो राहुल गांधी की जो चैलेंज है, वो एक जो है उभर रहा है। और उन्होंने जो अपनी यात्रा से जो काम किया है, वो काम जो है वो एक बड़ा काम है। लेकिन एक बात जरूर है कि मैं फिर एक सवाल मुझे मेरे दिमाग में कौंधता है, और जो सवाल ये है कि जो इकोनॉमिक इशूज है, वो इकोनॉमिक इशूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या कल्चरल और रिलीजियस इशूज ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सवाल जो है वो 2024 के चुनाव में आएगा। और रिलीजियस इशूज को का कोई मौका जो है वो भारतीय जनता पार्टी अभी तत्काल नहीं दे रही है। वो अपने ढंग से उसने जो 8 साल में किया है, उसकी सबकी चीजें तो हमारी मेमोरी में है, और वो परेशान करने वाली ही है, वो नफरत बढ़ाने वाली ही है। लेकिन जो इकोनॉमिक इशूज है वो सीरियस इकोनॉमिक इशूज है, और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है आपके अड़ोस पड़ोस में तो एक्सेंचुएट करी गई है, पाकिस्तान में और श्रीलंका में और चाइना का मामला। उस नैरेटिव को कैसे अपोजिशन प्रस्तुत करता है। किशन पटनायक एक बात कहा करते थे कि जब हम सेकुलरिज्म के और कम्युनलिज्म के इशूज पर ज्यादा लड़ेंगे, तो शायद वो हम जी उन्हीं के मैदान में लड़ेंगे। हम अगर इकोनॉमिक इशूज पे लड़ेंगे तो हम अपने मैदान में उन्हें खींच के लाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी इकोनॉमिक इशूज पर लड़ाई की कितनी तैयारी की हुई है। और एक बात मैं कह करके अपनी बात पूरी करूंगा, जो पार्टियां अपने को सोशलिज्म की विरासत से जुड़ी हुई मानती हैं, ये उनका धर्म है, उनके नेता का, उनके कार्यकर्ता का, कि वो ताल ठोक कर कहें कि हमें कैपिटलिज्म में आस्था नहीं है, हम कैपिटलिज्म की नीतियों का पूरा विरोध करते हैं, और हम समाजवादी समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं कभी भी उनके मुंह से ये बात सुनते हुए नहीं देखता हूँ, तो या नहीं सुनता हूँ। ये बात क्लियर होनी चाहिए, कमिटमेंट के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसके लिए वो कमिटेड है, वो पूंजीवाद लाना चाहते हैं उसके लिए वो कमिटेड है। जो लोग पूंजीवाद की जो है वो लिमिट्स को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको अपने जनता तक ये बातें ले जानी होगी। तो मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक इशूज को
प्रायोरिटी देनी होगी, उससे विपक्षी एकता जो है और फेडरल इशूज को देनी होगी प्रायोरिटी। उससे शायद अपोजिशन जी यूनिटी का एक जो है एक एक इशू बेस्ड प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट होगा और वो ज्यादा बेहतर होगा। ये बात अलग है कि नीतीश जी शायद जो है उनको इतिहास ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उनके सिर पर एक ऐसी टोपी रखी है जिसको उन्हें संभालना है। अब वो बीपी सिंह की तरह से, देवीलाल की तरह से और आप प्रभास जी की तरह से कितना इन चीजों को संभालेंगे, वो मेरे लिए जो है देखने की चीज। जी डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आऊंगा। हाल का उदाहरण हिमाचल प्रदेश का है, जहां ओपीएस के मुद्दे ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल कर दिया। तो जो जिन आर्थिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रयोग तो शुरू हो चुका है और अभी जो है ओपीएस के साथ बिजली का मुद्दा, बाकी मुद्दे, तो ये मुद्दे हावी रहेंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट है, जो उनके मतदाता हैं, उनको छोड़ करके जो बड़ी वोटों का बड़ा हिस्सा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गठबंधन में ही जाता है और कहीं नहीं जा रहा है। तो स्थितियां तो साफ है जी। डॉक्टर सुनील। जी अमरीश जी, एक तो ये कि आपकी भूमिका को अरुण त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया ढंग से स्पष्ट करने का काम कर दिया है और आपका जो प्रयास है वो सफल हो, जैसे उस समय सफल हुआ था। यही हम कामना कर सकते हैं। मैं इसके